Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with the one shot series for JEE Mains 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, which is a very important chapter, not just weightage wise, but इसके सारे जो concepts हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में वो आगे के चैप्टर्स में भी बहुत यूज होते हैं, like rotation, SHM, electromagnetism. तो पूरे फिजिक्स में इस चैप्टर के concepts are going to be used. So very important chapter. So आज के लेक्चर में वी गोट कवर सेंटर ऑफ मास इन डिटेल फ्रॉम बेसिक्स एंड PYQs भी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सारे थियोरी करेंगे एंड लॉट्स ऑफ PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एज वेल, इजी, टफ, ऑल टाइप्स, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन योर JEE मेंस. ऑलराइट, तो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड. ऐसा मैं फ्री पे डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, सो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड. कीप शेयरिंग दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, विद पीपल दैट will find them useful, because जितना ज़्यादा feedback मुझे मिलेगा, it will keep me motivated to continue this one shot series for you guys for JEE Mains 2025. Alright, so I hope you are as excited as I am to start this very important chapter. Let's go! So I'm going to start this chapter off by calculating the potential energy of a system of particles. So let's say कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे particles हैं, ठीक है, particle 1, particle 2, particle 3, particle 4. लेट्स से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड लेट्स से ये ग्राउंड है, या यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया. सो वी नो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वर्क पावर एनर्जी दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन टू बी 0 एट एनी लेवल, राइट. तो यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली. सो लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट y1 है, इसका कोऑर्डिनेट y2 है, इसका कोऑर्डिनेट y3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड लेट्स से मास इसका m1, इसका मास m2 एंड सो ऑन, ठीक है. तो इफ आई राइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच आई एम रिप्रेजेंटिंग एज, लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट इट एज u, कितना हो जाएगा पार्टिकल 1 का m1g y1, करेक्ट. mgh होता है, h इज द हाइट, प्लस m2g y2 प्लस m3g y3 प्लस m4g y4, करेक्ट. तो आई कैन राइट इट एज समेशन ऑफ mig What is this? Summation मतलब ith पार्टिकल का मास into ith पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, m into g into y, उसका समेशन कर देना over all the particles, right? So यहाँ पर what I can do is, let me just multiply and divide by the total mass, where capital M is the total mass of the system. सारे पार्टिकल्स का मास का सम कर दिया मैंने, ठीक है. एंड ये g तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं. ओके, सो मेरा पोटेंशियल हो जाएगा m इंटू जी इंटू सम क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी. सो कैन यू सी दैट mg इंटू समथिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी. इट इज बेसिकली मैथमेटिकली द सेम एज रिप्लेसिंग ऑल दीज पार्टिकल्स बाय अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल जिसका मास कितना है, टोटल मास, सारे सिस्टम का, सारे पार्टिकल्स का टोटल मास एट सम हाइट. व्हाट इज दैट हाइट? दिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. सेंटर ऑफ मास को COM लिखा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg. This is like a point particle at a height which is called the y coordinate of the center of mass, mg y coordinate of center of mass, where y coordinate of center of mass is given by this equation, summation mi divided by total mass. So ये क्या है physically? What does it mean? What is center of mass physically? It is the point where I can replace the entire system of particles by a single particle of total mass, of mass equal to the total mass of the system. उस पॉइंट पे रिप्लेस कर रहा हूं such that ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी. तो कितने हाइट पे मुझे वो पार्टिकल को रखना पड़ेगा so that it gives me the same potential energy as that of the system. That height is called the y coordinate of the center of mass, ठीक है. So this point is the center of mass. So physically center of mass is basically the point where you can replace the entire system of particles by a single point particle. Alright, ये कब कर सकते हैं? For example, this is one example where we can replace the system of particles by a single point particle, which is the gravitational potential energy. ठीक है, आगे जाके और भी सिचुएशन देखेंगे where we can replace the entire system
by a single point particle. Okay, so y coordinate of center of mass आ गया. Similarly, वैसे ही we define x coordinate of center of mass. mi into x coordinate of ith particle divided by total mass. Similarly, z coordinate. ठीक है. So in general, the position vector of the center of mass is defined as position vector का components क्या होता था? x, y, z coordinates. So this is the general definition of the position vector of the center of mass. So what is physically center of mass? Where you can replace the entire system of particles by a single point particle. उसका मास कितना होना चाहिए? टोटल मास ऑफ द सिस्टम के बराबर. और उस पॉइंट पे रिप्लेस करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. ठीक है. ऑल राइट. तो ये रहा मेरा डेफिनेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक आध एग्जांपल करते हैं वेयर वी एक्चुअली यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. देख लो. लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि मेरे पास ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है. सपोज एक पार्टिकल यहाँ पर है, लेट्स से मास m है, ये पार्टिकल यहाँ पर है 2m है. लेट्स से इसका डिस्टेंस कुछ d1 है और इसका डिस्टेंस कुछ d2 है. तो मुझे निकालना है, ये ओरिजिन है मेरा, मुझे निकालना है what is the what is the location of the center of mass. ठीक है. तो क्या करूंगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? d1, 0 और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -d2, 0. d2 is the length, so this is on the negative x axis. So x coordinate of center of mass would be m1 summation mix है, मतलब m1x1 plus m2 x2 and so on divided by total mass. So m1 मतलब m, x1 मतलब -d2, m2 मतलब 2m, x2 मतलब d1 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 3m. तो यह बन जाएगा 2d1 minus d2 by 3. दिस इज द x कोऑर्डिनेट. ठीक है. y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, बिकॉज दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 0. तो ओवरऑल y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा. तो इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन व्हिच केम इन JEE 2024. तो मेरे पास 3 पार्टिकल्स है, 2m 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 मास है सबका. ये डिस्टेंस 4 मीटर से एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ये डिस्टेंस 4 मीटर से, और ये वाला पार्टिकल ओरिजिन पर रखा हुआ है. सो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन इज 4√2/x, फाइंड x. ऐसा क्वेश्चन था. ठीक है. ऑलराइट, तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? m1 x1. इसका अगर मैं इसको मास 1 बोलूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0. तो उसका तो 0 आ जाएगा, प्लस इसका 4,0 है इसका कोऑर्डिनेट, 2m into 4 प्लस इसका 2m into 0, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, राइट, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट है 0,4 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 6m. तो 4 to the 8 डिवाइडेड बाय 6 वुड बी 4/3 मीटर्स. ठीक है. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका वैसे इसका 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, बस इसका बचेगा 2m into 4 डिवाइड बाय टोटल मास, फिर से आ जाएगा 4/3 मीटर्स. एंड देयरफॉर द डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट. तो दिस विल बिकम 4√2/3 मीटर्स. ठीक है. सो x का वैल्यू वुड बी 3. ऑलराइट, फॉर्मूला पहले केयरफुली अप्लाई करना है, बाकी सिंपल. देखो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022. तो वेक्टर फॉर्म में दिया गया है. देखो, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 2 बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg and 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स so and so. ठीक है. सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म में? समेशन MIRI डिवाइड बाय टोटल मास, करेक्ट. सो समेशन MIRI मतलब M1R1 प्लस 2 ही पार्टिकल्स है अपने पास, डिवाइड बाय टोटल मास. तो यहाँ पे इसका मास 1 kg है, पोजीशन वेक्टर क्या है? I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस मास M2 कितना है? 3 टाइम्स R2 कितना है? ये -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 1 + 3 4 kg. बस अब हो गया. तो देखो कितना आ जाएगा? i कैप माइनस 9i कैप, तो दैट विल बी -8i कैप, 2j कैप माइनस 6j कैप माइनस 4j कैप, k कैप प्लस 3k कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय 4. तो ये बन जाएगा -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है. वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आता है ना, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना. तो 4 + 1 5 + 1 6, तो ये √6 हो जाएगा. ठीक है. देख लो.
लेट्स लुक एट हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स. पॉइंट पार्टिकल्स के लिए तो देख लिया, कंटिन्यूस बॉडीज होगा तो फिर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो हमने क्या बोला था, जैसे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन mi(xi) डिवाइड बाय टोटल मास, राइट. तो यहाँ पर कोई भी बॉडी है मेरे पास, उसको मैं छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल dm मासेस में मैं इमेजिन करूंगा कि डिवाइड कर दिया. तो आई विल राइट, इसको एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करो तो उसका मास कितना dm. सो dm इंटू द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल एंड देन समेशन करना है. मतलब कंटिन्यूस बॉडी में समेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास. ठीक है. सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास वुड बी इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय टोटल मास. सो फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स z कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए आ जाएगा इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाय टोटल मास. ठीक है. तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल वुड बी ऑफ ए रॉड. तो सपोज मेरे पास एक रॉड है, लेट्स से दिस रॉड इज केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है. एंड थिन रॉड है एंड मुझे निकालना है, लेट्स से ओरिजिन एट वन एंड है एंड उसका लेंथ L है. यूनिफॉर्म रॉड है. यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. मैथमेटिकली what does it mean? Let's see. So suppose what I do is I imagine this rod to be made up of lots of infinitesimal sections. So let's say at a distance say x, I consider a section length of dx और उसका मास मैं बोलता हूँ dm. ठीक है. So फॉर्मूला क्या बोलता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट. लेट्स से टोटल मास कुछ m है. So here I define something called the linear mass density, generally represented by lambda. So lambda is basically the mass per unit length. जैसे distance या let me say displacement per unit time कैसे लिखते हैं अपन, ds by dt क्या होता है, velocity होता है ना. displacement per unit time क्या होता है, ds by dt. तो यहाँ पे mass per unit length क्या होगा, dm by dx. वैसे so mass per unit length is dm by dx. ठीक है. इसका मतलब कि dm का जो वैल्यू है दैट इज लैम्डा dx. लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, सो दैट्स कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी. नाउ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाइज दैट लैम्डा इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. मतलब लैम्डा इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द रॉड. अगर लैम्डा डिपेंड्स ऑन x देन दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी देखेंगे. सो यहां पर आई विल सब्स्टिट्यूट dm को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, लैम्डा dx. ठीक है. एंड सी ये जो m है, m इज टोटल मास, तो उसको मैं इंटीग्रल dm लिख सकता हूं, समिंग अप ऑल द dm दैट विल बी इंटीग्रल लैम्डा dx. ठीक है. एंड द लिमिट्स, x का जो लिमिट्स है इट विल गो फ्रॉम 0 टू l. सो 0 से l, 0 से l. अब लैम्डा क्या है, मैंने क्या बोला, लैम्डा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. तो ऊपर वाले इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा x dx 0 टू l, नीचे वाले इंटीग्रल के लिए भी बाहर आ जाएगा. तो ये लैम्डा लैम्डा तो कट गया. x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, तो ऊपर l स्क्वायर बाय 2 बचेगा और नीचे इंटीग्रल dx इज x, तो लिमिट्स लगाएंगे तो l क्या बन गया, l बाय 2. सो मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट द सेंटर. नाउ यू माइट थिंक ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ दे गिव यू लैम्डा as a function of x, you have to do the same derivation in order to get the x coordinate of center of mass. और ऐसे क्वेश्चन JEE मेंस में आए हैं. We want to do that. That is why I'm showing you the derivation. ऐसा मत सोचना कि derivation ऐसे टाइम पास के लिए बता रहा हूँ. It is important because इसके variations can be asked and have been asked and will probably be asked in your JEE mains. So यहाँ पे conclusion क्या हुआ कि uniform rod का center of mass is at L/2 मतलब center पर है. So uniform rod का center of mass is at exactly at the center. ठीक है. So this is a general result in the sense कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा. एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, दीज आर ऑल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, provided the mass distribution is uniform. ठीक है.
ऑलराइट, तो ये चीज अपन याद रखेंगे। ओके, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। तो ये वाला क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पर है। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट इट केयरफुली। सो अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज डेंसिटी ρ इक्वल टू ρ0 1 माइनस x स्क्वायर बाय L स्क्वायर किलोग्राम्स पर मीटर। यहाँ पर लेट मी पॉज एंड आस्क यू दिस, सिंबल रो यूज किया है, इज इट लीनियर मास डेंसिटी? सिंबल से मत जाना, यूनिट्स देखो, व्हाट इज यूनिट्स? मास पर यूनिट लेंथ। सो यस इट इज और जो मैंने लैम्डा यूज किया था, यहाँ पर क्वेश्चन में रो यूज किया गया है, तो यूनिट्स को ध्यान देना, ठीक है? ये लीनियर मास डेंसिटी ही है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, when x is measured from end A of the rod, तो मतलब एक रॉड है उसका एक एंड A है, ठीक है, वहां से x मेजर कर रहे, तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन एज ρ0 into 1 minus x square by L square। ऑलराइट, सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A। क्या करेंगे, जो प्रोसेस हमने यूनिफॉर्म रॉड के लिए किया वैसे ही करना है। एट अ डिस्टेंस x कंसिडर dx थिकनेस का इनफाइनेटेसिमल सेक्शन जिसका मास dm। dm को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सी dm by dx इज, अभी इन्होंने सिंबल रो यूज किया, dm by dx इज रो, तो dm इज रो dx, ठीक है? सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास को मैं इंटीग्रल dm लिख सकता हूँ, इनफाइनेटेसिमल dm को मैं इंटीग्रेट करके टोटल मास मिल जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, x इंटू dm मतलब रो dx डिवाइड बाय dm को रो dx। अब रो को मैं बाहर नहीं ले सकता हूँ बिकॉज रो इज वेरिएबल, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट, x ρ0 into 1 minus x square by L square dx divided by ρ0 into 1 minus x square by L square dx। ये ρ0 बाहर ले सकता हूँ, ये ρ0 बाहर लेके कट जाएगा, ठीक है? 0 to L, 0 to L, बस अभी इंटीग्रेट करना है मुझे। तो देखो क्या बन जाएगा, x को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय L स्क्वायर का इंटीग्रल 0 to L डिवाइड बाय यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर का इंटीग्रल 0 to L। तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, तो L स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। x क्यूब का इंटीग्रल x रेस टू 4 बाय 4, तो L रेस टू 4 बाय 4 बन जाएगा, और L स्क्वायर कट के L स्क्वायर बाय 4 बचेगा ऊपर, ठीक है? x क्यूब का इंटीग्रल L रेस टू 4 बाय 4 और एक L स्क्वायर से कट गया, और नीचे x का इंटीग्रल dx इज x, लिमिट्स लगाऊंगा तो L बचेगा। x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, तो लिमिट्स लगाऊंगा तो L क्यूब बाय 3 आएगा, L क्यूब बाय L स्क्वायर कट के L बाय 3 बचेगा, तो जो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम L स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे बचेगा 2L बाय 3, तो ये बचेगा L बाय 4 इंटू 3 बाय 2, तो दिस विल बी 3L बाय 8। सो द डिस्टेंस फ्रॉम एंड A इज 3L बाय 8। ऑलराइट, सो इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व है, विच इज नॉट डिफिकल्ट, यू शुड बी एबल टू डू दिस बेसिक कैलकुलस, बट रिमेंबर द प्रोसेस, कैसे dm को रो dx लिख के फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? देखिए, let's look at a question that came in JEE 2020। A rod of length L has a non-uniform linear density। Linear density बोल दिया गया है, rho is equal to a plus b x by L का square। x is measured from one end of the rod। Find x coordinate of center of mass। So rod को ऐसे रखते हैं, at a distance x एक infinitesimal element लेते हैं, mass dx, length dx, उसका mass dm। So x coordinate of center of mass कितना हो जाएगा, इंटीग्रल x dm को मैं रो dx लिख सकता हूँ बिकॉज रो इज dm by dx, लीनियर मास डेंसिटी है, डिवाइड बाय टोटल मास विच इज आई कैन राइट dm as रो dx, तो इंटीग्रल dm इज, ठीक है? तो अब रो का वैल्यू कितना है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, बाकी का सब इंटीग्रेशन ही है 0 to L, एंड यहाँ पर भी रो का वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स 0 to L, ठीक है? अब इंटीग्रेशन ही यार कितना हो जाएगा, देखो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगाऊंगा तो a L स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर का x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब का इंटीग्रल x रेस टू 4 बाय 4, L रेस टू 4 बाय 4 आ जाएगा, L रेस टू 4 बाय 4 L स्क्वायर, पर ये L स्क्वायर कट के यहाँ पे बस स्क्वायर बचेगा, राइट? डिवाइडेड बाय नीचे a dx का इंटीग्रल a x, लिमिट्स 0 to L, b एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, और नीचे L स्क्वायर है, सो L स्क्वायर और एक L कट जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज द x कोऑर्डिनेट, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल ही है, बट ये प्रोसेस तुमको पता होना चाहिए। देख लो, now कभी कभार ऐसा होता है कि यू आर गिवन 2 कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स और 3 कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स, ऐसा
तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिप्लेस, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो यू कैन रिप्लेस m1 बाय अ पॉइंट पार्टिकल एट इट्स सेंटर ऑफ मास, खुद के सेंटर ऑफ मास पे, m2 बाय अ पॉइंट पार्टिकल एट इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड m3 बाय अ पॉइंट पार्टिकल एट उसका खुद का सेंटर ऑफ मास, एंड देन ट्रीट इट एज 3 पॉइंट पार्टिकल्स, एंड देन वी नो द फॉर्मूला फॉर पॉइंट पार्टिकल समेशन mi(xi) बाय टोटल मास। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स है एंड देन उसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हर एक कंटिन्यूअस बॉडी को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस कर दो। कहां पे रिप्लेस करोगे? सेंटर ऑफ मास पर। कितना मास होगा? जो ऑब्जेक्ट का मास है भाई। ऑलराइट, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020। तो मेरे पास ऐसा एक लैमिना है, एल शेप्ड लैमिना, मतलब प्लेट है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेट है, उसका मास 4 kg है, एंड सारे कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लैमिना, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो अब इसका अपन कैसे करेंगे? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड इट इनटू इंडिविजुअल शेप्स जिसका मुझे सेंटर ऑफ मास पता है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास ऐसा है, तो this I can divide it into अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल आ जाएगा, राइट? दिस लेंथ इज 2, दिस इज 1, दिस लेंथ इज 2 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे दो रेक्टेंगल्स आ गए। अब इन रेक्टेंगल्स को आई नो सेंटर मास कहाँ पर है, उनके सेंटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया सेम है ना, 2 into 1 2 into 1, तो दोनों का मास सेम हो जाएगा, तो 2 kg दोनों का मास हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास 4 kg दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सेंटर कहाँ पर होगा? ये डिस्टेंस से ये, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज माय, सो देयरफॉर दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? हाफ ऑफ दिस 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, एंड ये कितना है? हाउ मच इज दिस? दिस इज हाफ plus 2, 2.5. So 1, 2.5 is the coordinate of the center of mass of the upper rectangle. अब lower rectangle का ये 2 है, तो इसका y coordinate 1 है, and x coordinate ये 1 है, तो ये 0.5 है। So 0.5, 1. Alright, so ऊपर वाले rectangle का coordinate से 1, 2.5, नीचे वाले का 0.5, 1। ठीक है, अब I can replace these rectangles by point particle at its center of mass. तो एक इधर ऐसे मेरे पास दो, ये 1, 2.5 और ये 0.5, 1, मास दोनों का सेम है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? m1 2 into x plus 2 into 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 4 kg। ठीक है, सो 2 + 1 3/4, तो 0.75, सब सेंटीमीटर्स में दिया था, सो 0.75 सेंटीमीटर्स। ठीक है, and y coordinate center of mass is m1 y1, so 2 into 2.5 plus 2 into 1 divided by total mass which is 4, so 5 plus 2 7/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.75 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से तुमको y coordinate and x coordinate center of mass का मिल जाएगा। देख लो। नाउ कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जहां पर कोई फिगर में से कुछ कटआउट निकाल देते हैं, कटआउट करके निकाल देते हैं, द रिमेनिंग फिगर का सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर, ऐसा हेडिंग देता हूं मैं। तो इसके लिए एक क्यूट मेथड है कि सपोज मेरे पास एक कुछ फिगर है, उसमें से इतना पोर्शन कट आउट कर दिया। ठीक है, तो बचेगा, दिस इज कट आउट, तो बचेगा बस इतना पोर्शन। अब इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है सिस्टम का। सो आई कैन ट्रीट दिस एज पूरा माइनस द छोटा पार्ट कट आउट, राइट? तो इसको अगर मैं m1 बोलूं और इसको m2 बोलूं, और इसका सेंटर ऑफ मास कुछ उसका x कोऑर्डिनेट लेट से x1 है और इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, छोटे वाले का जो कट आउट कर दिया है, देन जो रिमेनिंग फिगर है उसका सेंटर ऑफ मास वुड बी m1 x1। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐड करते हैं m1 x1 प्लस m2 x2, बट बिकॉज वी आर रिमूविंग दिस सो वी विल सबट्रैक्ट। ठीक है, इसका मैं रिगरस प्रूफ नहीं दे रहा हूं, बट वी विल रिमेंबर दिस एंड वी विल सी इट्स एप्लीकेशंस। इट्स वेरी क्विक।
to use this formula. तो क्या अपन रिमूव कर रहे मास m2 निकाल रहे अपन, तो फिर सब्ट्रैक्ट करो अपने फॉर्मूला में, सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूला में, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2021। तो मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ बोला नहीं गया तो देन वी विल अज्यूम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें से इतना सर्कल कट आउट कर देते हैं जिसका रेडियस a/2 बन जाएगा, राइट। तो इतना सर्कल कट आउट कर देते हैं। जो रिमेनिंग फिगर है उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जो रिमेनिंग फिगर होगा आई कैन ट्रीट इट एज द फुल डिस्क माइनस द स्मॉलर डिस्क, राइट। अब इसमें मेन थिंग इज टू हाउ टू राइट द मासेस। बाकी फॉर्मूला तो सिंपल है, क्यूट मेथड वाला फॉर्मूला सिंपल है, बट मासेस कैसे लिखा जाए उसमें बस अपने को केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया। जैसे मैंने लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी यूज किया था, दिस इज आल्सो कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी, बिकॉज डिस्क में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एरिया, रॉड में मास वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, डिस्क में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन area. So I'm going to define sigma as some quantity known as mass per unit area. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा सब जगह सेम है, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया मास कितना है, सिग्मा। ओके, सो इसका मास m1 कितना हो जाएगा, पर यूनिट एरिया मास सिग्मा है तो पाई आर स्क्वायर्ड में कितना, इसका एरिया पाई ए स्क्वायर्ड, रेडियस ए है, सो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर्ड, करेक्ट। मास है सिग्मा इंटू एरिया, है ना, और इसका m2 वुड बी सिग्मा इंटू एरिया। अब इसका एरिया रेडियस कितना है, a/2, सो पाई ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये ओरिजिन मेरा, तो इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पर है, राइट। ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल फिगर्स के सेंटर पर होता है सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और इसका जो छोटे वाला फिगर है वो भी एक डिस्क है, तो उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 3a/2, राइट, बिकॉज दिस इज a/2, सो x2 इज 3a/2। अब क्या करना है, फॉर्मूला में डालना है। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी m1 सिग्मा पाई a स्क्वायर्ड इनटू x1 व्हिच इज a माइनस m2 सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 4 इनटू x2 व्हिच इज 3a/2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। तो सिग्मा तो कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, बचेगा ऊपर, वैसे ये ए स्क्वायर भी कट जाएगा, सिग्मा पाई भी कट जाएगा, ऊपर बचेगा a माइनस 3a/8 और नीचे बचेगा 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो ये बचेगा 4/3 इंटू 5a/8, तो ये आ जाएगा 5a/6, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, बट ये मेथड फॉलो करोगे तो यू वोंट गो रॉन्ग। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास ऐसा एक मेटल प्लेट है, ठीक है, जिसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इज n/n और n का वैल्यू निकालना था, ऐसा क्वेश्चन था। ऑलराइट, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो इसको एक्चुअली अपन दो तरीके से कर सकते हैं। वन थिंग दैट वी कैन डू इज लाइक वी डिड अ प्रीवियस क्वेश्चन, जहां पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। लाइक आई कैन डिवाइड इट दिस वे। सो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो तीन पार्ट्स है, तीनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकाल के आई कैन फाइंड द पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, राइट, इंडिविजुअल पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस करके। या फिर आई कैन यूज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग फिगर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग फिगर वाला कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट तुमको जो कंफर्टेबल है वैसे यूज कर लेना तुम्हारे एग्जाम में। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रीट दिस एज द फुल रेक्टेंगल माइनस द स्मॉलर रेक्टेंगल। तो ये जो छोटा रेक्टेंगल है उसको निकाल रहा हूँ मैं पूरे में से, ठीक है। तो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड ये कितना है, दिस हाइट इज 1 एंड दिस आल्सो 1, तो ये स्क्वायर है, ऑलराइट। तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1.5, 1, राइट, 3/2 1.5, 2/2 1, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। This is 1, so this will be 0.5 and this is already 1, so this is 1.5.
सो इसका x कोऑर्डिनेट इज 1.5 एंड y कोऑर्डिनेट दिस इज 1, so this is 0.5 plus 1. Y coordinate is also 1.5. Okay. All right. So let's calculate the x coordinate. तो सबसे पहले x coordinate दोनों का 1.5 है, right? So मतलब x coordinate of center one would be m1 x1 minus m2 x2 divided by m1 minus m2. But x1 and x2 दोनों 1.5 है, तो I can take it as common. तो m1 minus m2 कट के 1.5 ही आ जाएगा. तो अगर दो पार्टिकल्स है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो सेंटर ऑफ मास का भी वही एक्स कोऑर्डिनेट, ये अपन थोड़ा याद रखेंगे. ठीक है. सो एक्स कोऑर्डिनेट तो 1.5 होगा. अभी वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है तो अपने को थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा. तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आई विल हैव m1 y1 मतलब 1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास नहीं सॉरी m1 माइनस m2. m1 m2 अपने को लिखना पड़ेगा. ओके. सो अगेन लेट्स डिफाइन सिग्मा एज मास पर यूनिट एरिया. तो इसका एरिया कितना पूरे का 2 × 3 6 है. सो इसका मास m1 हो जाएगा सिग्मा × 6 और इसका 1 × 1 सो m2 हो जाएगा सिग्मा × 1. तो हो गया m1 is सिग्मा × 6 सिग्मा माइनस m2 is 1 सिग्मा so 1.5 सिग्मा. m1 माइनस m2 is 6 माइनस 6 सिग्मा माइनस सिग्मा. देखो सही लिख रहा हूँ. ठीक है. सो ये कितना बन जाएगा ऊपर 4.5 डिवाइड बाय 5. सो ये बन जाएगा 0.9. ऑलराइट. फिर अभी क्या करना है अपने को x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट 15 - 9 सो n का वैल्यू इज 15. ठीक है. तो अपन थोड़ा केयरफुली करेंगे तो क्वेश्चंस आर नॉट टू डिफिकल्ट. देखिए लेट्स लुक एट द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो अपने को याद होने चाहिए फॉर आवर जेईई एग्जाम. तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से ऊपर कितने डिस्टेंस पर है 2r/π. ये सारे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो कितना कहाँ पर है सेंटर ऑफ मास 2r/π. r इज द रेडियस. एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर के ऊपर कितना है 4r/3π. हॉलो हेमिस्फीयर है ये. तो सेंटर ऑफ मास हॉलो हेमिस्फीयर मतलब बेस नहीं है, इट्स जस्ट अ ओपन बोल. ठीक है. तो हॉलो हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से बेस के सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर है r/2. एंड सॉलिड हेमिस्फीयर सेंटर ऑफ मास है 3r/8. ठीक है. होलोकोन का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज h/3 अबव द बेस. होलोकोन इज अगेन अ हॉलो, जस्ट अ हॉलो कोन मतलब बेस नहीं है. ठीक है. एंड सॉलिड का सेंटर ऑफ मास इज एट सॉलिड कोन का h/4 अबव द सेंटर. ठीक है. तो ये अपने को बस याद होने चाहिए. ऑलराइट. अच्छे से याद कर लेना अपने जेईई एग्जाम के पहले. ठीक है. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन जेईई 2021. तो एक क्वार्टर डिस्क दिया हुआ है, रेडियस a है. पूछा गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्वार्टर डिस्क इज एट वेयर इज इट. ठीक है. तो p इज सम कांस्टेंट नंबर जिसका वैल्यू अपने को निकालना है. ऑलराइट. यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म क्वार्टर डिस्क है. ओके. सो अपने को इसको कैसे अपन निकालेंगे, इनडायरेक्टली निकालेंगे यूजिंग द फैक्ट दैट वी नो वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क इज. तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है पता है अपने को 4r/3π. राइट. तो इसको आई कैन ट्रीट इट एज 2 क्वार्टर डिस्क्स. करेक्ट. तो बोला गया है ये क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसका अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखो क्या बोला गया PA/3π. करेक्ट. राइट वाले का. सिमिलरली लेफ्ट वाले का भी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई PA/3π. सो आई कैन रिप्लेस बोथ ऑफ दीज क्वार्टर डिस्क्स बाय पॉइंट पार्टिकल्स एट देयर सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पर एक मास रख दिया, यहाँ पर एक मास रख दिया. अभी दोनों का मास इक्वल होगा, दोनों क्वार्टर डिस्क का मास इक्वल होगा. राइट. दो क्वार्टर डिस्क पे अगर मैंने दो के सेंटर ऑफ मास पे दो पार्टिकल्स रखा, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसका सेंटर ऑफ मास होगा पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का. पर वो हाइट कितना होता है 4r/3π. तो ये दोनों पार्टिकल्स इफ आई रिप्लेस these two quarter disks by two particles at a height of PA/3π and PA/3π, the center of mass of these two particles, दोनों mass equal है, has to come right in between. But this center mass has to be nothing but the center mass of the full semicircular disk, and उसका height 4r/3π. So basically this is equal to 4r/3π. मतलब P का value 4.
ऑलराइट, तो इस तरीके से अपन क्वाड्रेटिक डिस्क का इनडायरेक्टली निकाल देंगे। देख लो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? समेशन MI/R डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइड बाय टोटल मास। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, एंड पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट? व्हाट इज दिस? मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो समेशन करूंगा ओवर ऑल द पार्टिकल्स, दैट विल गिव मी द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो बेसिकली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equal to mass into velocity of center of mass। तो एक सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए all you have to do is replace the entire system by a point particle at its center of mass। उस point particle का मास कितना होगा? पूरे सिस्टम का मास। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फोर्स, बिकॉज फोर्स is nothing but dp by dt, right? So the rate of change of momentum is the force, and पूरे सिस्टम पे फोर्स कौन सा लगेगा? ओनली एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज इंटरनल फोर्स तो कैंसिल हो जाते हैं। द एक्सटर्नल फोर्स वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड अभी मैं सिस्टम का मास कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स बाय द टोटल मास। Alright, so the center of mass का acceleration is only dependent on the external forces. The internal forces do nothing to the acceleration of the center of mass. ठीक है? इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे acceleration of center of mass का एक्सप्रेशन आ जाएगा in terms of the individual accelerations। अगर तुमको इंडिविजुअल एक्सेलरेशन पता है तो m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 डिवाइड बाय टोटल मास कर सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी m1 s1 plus m2 s2 divided by total mass, where s1 s2 s3 are the individual displacements of the individual particles। ठीक है, तो दो चीजें हैं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम इज गिवन बाय टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। तो यहां से एक चीज अपने को समझ में आता है कि कोई भी एक डायरेक्शन में इफ सपोज एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट इज 0, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट विल बिकम कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज अगर एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, एंड देयरफॉर मोमेंटम या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स इज dp by dt ऑफ द सिस्टम, सो मतलब सिस्टम का x component will be a constant। This is conservation of momentum। इसको कभी कभार लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है? अगर कोई एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट 0 है तो उस डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऑलराइट, ओके, देख लो। Let's look at a question from JEE 2019। तो मेरे पास 4 पार्टिकल्स है m, 2m, 3m, 4m। एक्सेलरेशन इस तरीके से दिया हुआ है, x y कोऑर्डिनेट ऐसे है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन i कैप j कैप, ऐसा पूछा गया था। ऑलराइट, तो जैसे m लेफ्ट में जा रहा है, 4m नीचे जा रहा है, 3m राइट में जा रहा है, 2m ऊपर जा रहा है, और सबका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आई कैन राइट इट एज m1 a1 का x कंपोनेंट प्लस m2 a2 का x कंपोनेंट एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, सो m1 मतलब इस यहां से शुरू करते हैं m, 2m, 3m, 4m ऐसे जाते हैं। m इनटू इसका एक्सेलरेशन x कंपोनेंट माइनस a है, सो m माइनस a में इसका कोई x कंपोनेंट है नहीं, इसका इज पॉजिटिव a डिवाइडेड बाय टोटल मास, पूरे मास लेना, m प्लस 2m, 3m प्लस 3m, 6m प्लस 4m, 10m। ठीक है, तो 3ma माइनस ma इज 2ma, सो दिस विल बिकम a by 5। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का x कंपोनेंट a by 5। सिमिलरली y कंपोनेंट निकालते हैं, तो y कंपोनेंट कितना आ जाएगा? इसका तो कोई है नहीं, इसका y कंपोनेंट तो मास इनटू एक्सेलरेशन
इसका कुछ y कंपोनेंट है नहीं और इसका y कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो प्लस 4m इंटू माइनस है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 10m, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2ma/10 मतलब -a/5. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर वुड बी a/5 i cap और ये -a/5 j cap है, सो -j cap. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. देख लो. लेट्स लुक एट द JEE 2024 क्वेश्चन. मेरे पास 3 kg है और 2 kg है, 2 पॉइंट पार्टिकल्स है. इसको अभी 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स 2 kg. टू कीप द सेंटर मास स्टेशनरी ऑफ द सिस्टम, डिस्टेंस दैट द 2 kg शुड बी शिफ्टेड बाय कितना होना चाहिए? सो आई नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास का क्या फॉर्मूला होता है? m1 s1 plus m2 s2 and so on divided by total mass, right? Now the displacement needs to be 0 बोला गया क्वेश्चन में. So m1 मतलब 3 kg. Let me take right hand side as positive. So s1 मतलब 2 centimeters plus m2 is 2 kg into s2 should be 0. मतलब s2 का वैल्यू क्या आ गया? -3 centimeter. इसका मतलब this 2 kg should be shifted to the left by 3 centimeter and that's our answer. देखो. Let's look at a question that came in JEE 2013 कि एक बॉय है 20 kg का है standing on 80 kg का cart and the ground smooth है. The boy is initially at 25 meters from the wall. Now the boy walks 10 meters with respect to the cart towards the wall. So find the final distance between boy and wall. So the key here is कि वो 10 मीटर वॉक कर रहा है but it is with respect to the cart. cart खुद पीछे जाएगा. क्यों? क्योंकि the boy is going to push the cart back. वो पीछे पुश करने वाला है कार्ट को as the boy walks forward. ठीक है, तो अब exactly कितना पुश करेगा वो सब अपन देखते हैं. तो सबसे पहले तो entire key to this question is the fact that the center of mass का motion only depends on the external forces. तो यहाँ पर जो initially boy और कार्ट रेस्ट पर है वो दिया गया है क्वेश्चन में, तो initially रेस्ट पर है. There is no external horizontal force on the system. कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक्सटर्नल, ग्राउंड का नॉर्मल एंड ग्रेविटी. और तो कोई है नहीं बॉय एंड कार्ट के सिस्टम पे, फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ है फ्लोर. सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास विल ओनली एक्सेलरेट इफ देयर वर एनी एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे है नहीं. ठीक है, सो लेट्स से कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय कुछ SB लिखता हूँ ग्राउंड फ्रेम में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट कुछ SC लिखता हूँ ना. मुझे एक्चुअली पता है फिजिकली कि वो कार्ट पीछे रहेगा तो SC ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ बट आई एम गोइंग टू अज्यूम एवरीथिंग टू द राइट. तो साइन विल ऑटोमेटिकली कम. ओके, सो एक इक्वेशन दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज कितना? 10 मीटर्स टुवर्ड्स द वॉल मतलब टू द राइट, तो पॉजिटिव 10 है. मतलब एक इक्वेशन है SB minus SC is 10. अब दूसरा इक्वेशन क्या है? तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0. सो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ बॉय विच इज 20 kg, m1 s1 प्लस m2 80 kg s2 मतलब कार्ट डिवाइड बाय टोटल मास तो चलेगा टू 0. ठीक है, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट इज -SB/4. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो आई हैव SB प्लस SB/4 शुड बी इक्वल टू 10. तो ये बन जाएगा 5SB/4 should be equal to 10. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय आ जाएगा कितना? 8 meters. सो ग्राउंड फ्रेम में बॉय हैज ओनली डिस्प्लेस बाय 8 meters. ठीक है, सो 8 मीटर अगर डिस्प्लेस किया ग्राउंड फ्रेम में तो कितने डिस्टेंस पर है फाइनली वॉल से? 17 meters. दैट इज द आंसर. ऑलराइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसलिए मैंने एक्चुअली ये पुराना JEE मेंस का क्वेश्चन बट फिर भी मैंने ये उठाया बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन. 2 इक्वेशन तुमको लिखने पड़ेंगे, रिलेटिव वाला एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. देखो, नाउ लेट्स लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि कोई एक डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट 0 है तो उस डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. उसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, वाई एक्सिस के जेड एक्सिस जो भी. ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि सपोज मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, लेट्स से m1 एंड यू हैव अ स्लैक स्ट्रिंग. स्लैक मतलब टेंशन 0 है, लूज है स्ट्रिंग, एंड उसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, ये रेस्ट पर है, ये स्मूथ है. तो क्या होने वाला है कि एक इंस्टेंट पे द स्ट्रिंग विल बिकम टॉट एंड व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट दे विल देन मूव विद द सेम वेलोसिटी.
because string constraint, taut string है. तो how will I get this velocity? I can just conserve momentum from here to here because जो tension force है वो तो internal है, right? We are only concerned with external. मेरा system है the blocks and the string, तो उसके बीच में tension जो है वो तो internal है. External horizontal force कुछ है क्या? नहीं है, क्योंकि friction नहीं. The only forces are normal force and gravity, और वो तो सब vertical है. So therefore initial momentum कितना है system का? m2v0, ये रेस्ट पर है. फाइनल मोमेंटम m1v plus m2v. तो आई हैव जस्ट कंजर्व्ड इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम. सो वेलोसिटी आ जाएगा फाइनली m2v0 डिवाइड बाय m1 plus m2. ठीक है, सिंपल सा एप्लीकेशन. अनदर एप्लीकेशन लेट्स से ये m1 है, ये m2 है, ये स्मूथ है, पर दोनों के बीच में फ्रिक्शन है. लेट्स से दिस इज अ लॉन्ग प्लैंक और इसको कुछ वेलोसिटी v0 दे देते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन देयर विल बी दिस m1 विल डिसेलरेट बिकॉज उस पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा. न्यूटन थर्ड लॉ से m2 पे फ्रिक्शन राइट में लगेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा. इनिशियली m2 रेस्ट पर है एंड अल्टीमेटली दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा. व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम सेम, स्लिपिंग विल स्टॉप, फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग. ठीक है, सो व्हाट इज दैट फाइनल वेलोसिटी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अज्यूमिंग कि ये बहुत लॉन्ग है तो ये गिरता नहीं. सो एट वन इंस्टेंट स्लिपिंग विल स्टॉप और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा. सो कैन आई गेट दिस वेलोसिटी? इज देयर एनी हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ m1 एंड m2? नो. एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है m1 और m2 के बीच में वो क्या है? इंटरनल. We don't care about that. Momentum conservation does not care about internal forces. जो भी फोर्स है अपने को एक्सटर्नल चेक करना है, और जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, ग्राउंड तो स्मूथ है तो कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई कैन कंजर्व मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1v0. फाइनल ये तो रेस्ट पर इनिशियली, फाइनली m1v plus m2v. यहाँ से तुमको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा. सो वेरी पावरफुल टूल मोमेंटम कंजर्वेशन. यू डोंट हैव टू डू एनी न्यूटन्स लॉज एनालिसिस. जस्ट इनिशियली देखो, फाइनली देखो, मोमेंटम कंजर्व करो, आंसर आ गया. और भी एप्लीकेशंस देखते हैं, देख लो. One of the main applications of momentum conservation is in collisions. Collisions पे काफ़ी questions आने के chances है, मतलब high probability होता है कि collision पे एक तो question आएगा ही. तो collisions में there are two types. First type is head-on collision, जो अभी अपन analyze करते हैं. तो अगर सपोज इसका मास कुछ m1 है, वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है. ठीक, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो जाके कोलाइड करेगा. एंड कोलिजन के बाद लेट्स से v1 एंड v2 है. सो हेड ऑन का मतलब है सब कुछ एक वन डायमेंशन में हो रहा है उस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट कैन आई कंजर्व? बेसिकली आई वांट टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए रहेंगे, दो अननोन्स है v1 एंड v2. तो एक इक्वेशन तो मेरे पास है मोमेंटम कंजर्वेशन. वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स. हॉरिजॉन्टल मतलब अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लिया, या जो भी डायरेक्शन है ये, उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो मान लो. ठीक है, सो लेट मी कंजर्व मोमेंटम. तो क्या आ जाएगा? m1 u1 इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, पर I need one more equation because दो unknowns है मेरे पास. So that other equation is what is known as the coefficient of restitution equation. Coefficient of restitution is a property of the colliding materials. जो collide कर रहे हैं objects, उनके बीच का एक property होता है coefficient of restitution, which is given by the relative velocity of separation divided by the relative velocity of approach. ये separation मतलब after collision relative velocity, और ये approach करते वक्त relative velocity, magnitude से. ठीक है, speed से. तो जैसे कि अपने situation में relative velocity v2 will be greater than v1, right? Otherwise it won't make sense. मतलब एक बार collide किया तो वापस तो खुद से collide नहीं करेगा, तो मतलब v2 has to be greater than v1. So I'll have v2 minus v1. v relative, एंड यहां पर u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं तो कोलिजन होगा ही नहीं. ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन ये रहेगा और दूसरा इक्वेशन ये रहेगा. ऑलराइट, देख लो. सो E के वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. सो E का वैल्यू इज ऑलवेज
लेसर देन इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में रहता है ई का वैल्यू, ठीक है। E is equal to 1 is called elastic collision. जितना ज्यादा E है उतना ज्यादा relative velocity of separation ज्यादा होगा, right? So जितना ज्यादा E है, it basically gives us an idea of how much the balls can rebound. E less than 1 is called inelastic collision, and E equal to 0 is called perfectly inelastic. E equal to 0 के केस में V1 and V2 इक्वल हो जाएंगे, मतलब जब वो कोलाइड कर रहा है उसके बाद दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों से साथ में जाएंगे। ऑलराइट, सो ये रहा मेरा कैटेगराइजेशन ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन, जस्ट नेम्स हैं, बाकी मैथमेटिकल इक्वेशन सेम है सब सारे कोलिजन्स के लिए। इक्वल टू 1, ई लेस देन 1, इक्वल टू 0, बेसिकली जनरल ई के लिए तो अपन ने इक्वेशन लिख दिया था। तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटीज दिए जाएंगे एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया जाएगा, तो उससे अपने को v1 और v2 के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ऑलराइट, देखिए लेट्स लुक एट JEE 2023 में एक क्वेश्चन आया था, अ पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। सो यहाँ पे मेरे पास मास m का पार्टिकल है, वेलोसिटी v से जा रहा है और ये 2m है, तो फाइनली इट विल बिकम अ मास ऑफ 3m बिकॉज स्टिक कर जाता है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल यू हैव टू डू इज कंजर्व मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका mv, फाइनली पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा 3m v डैश, तो v डैश इज इक्वल टू v/3। ऑलराइट, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज डायरेक्टली बोला गया कि वो स्टिक कर जाता है, स्टिक मतलब साथ में मूव करेगा। ओके, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022, a body of mass 1 kg collides head on elastically with stationary body of mass 3 kg। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मेरे पास 1 kg का ब्लॉक है, कुछ वेलोसिटी u से मूव कर रहा है एंड इट कोलाइड्स विद 3 kg, इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन के बाद बोला गया है आफ्टर कोलिजन 1 kg मूव्स विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो 1 kg कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, कितना 2 मीटर पर सेकंड। लेट्स से 3 kg कुछ वेलोसिटी v से मूव करता है, अननोन। ऑलराइट, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ 1 kg। तो ये u का वैल्यू मुझे निकालना है। दो अननोन्स है मेरे पास u एंड v, एंड दो इक्वेशन मुझे पता है कौन से, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले कर लेते हैं। तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना 1 into u, इसका ये तो रेस्ट पर है। फाइनली लेट मी टेक राइट हैंड साइड एज पॉजिटिव, ठीक है। फाइनली इसका कितना 3 into v एंड इसका माइनस, मोमेंटम वेक्टर है तो माइनस मास इंटू वेलोसिटी, मतलब -2, 1 into 2, ठीक है। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या लिखूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कितना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिकली बोले मतलब e का वैल्यू 1, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है v+2 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली इसका 0 है और इसका u, तो मेरे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू v+2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। अभी सॉल्व करना है मुझे, तो v का वैल्यू मुझे u चाहिए ना, सो v का वैल्यू इज u-2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो u वुड बी इक्वल टू 3 times u-2 -2, सो ये बन जाएगा 2u should be equal to 8, so u का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मेथड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में कोई गलती मत करना, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020। मेरे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, वो मूव कर रहा है। दीस ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। सो फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनिशियल एनर्जी मतलब कौन सा काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर लॉस निकालना। सो सबसे पहले तो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब वो एक साथ मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन, राइट, इक्वल टू 0 है। सो अल्टीमेटली ऑल द ऑब्जेक्ट्स फाइनली आफ्टर ऑल द कोलिजन्स हैव अकर्ड, all of them will be moving together with the same velocity, ठीक है। So let's say v dash, तो can I get this final velocity, conserve momentum, initial momentum सिर्फ इसका है and finally m plus m 2m plus 2m 4m plus 4m 8m plus 8m 16m, करेक्ट। तो v dash बन जाएगा v/16। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v स्क्वायर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ इंटू 16m इंटू v डैश स्क्वायर, करेक्ट। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय 16 इंटू 16, तो ये बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई आई बोलता हूँ
डिवाइडेड बाय 16, तो लॉस कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल कितना है, इनिशियल बाय 16, ठीक है। और मुझे परसेंटेज लॉस चाहिए ना, तो इनटू डिवाइड बाय, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, दिस इज परसेंटेज लॉस, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/16 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 100/16। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर से अपने को चूज करना। अब 100/16 इज अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। 16 6 are 96, so 6 point something, so 100 minus 6 point something will be around 94 या 93 point something, तो closest answer is this. Okay, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे, बाकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। So one thing that we should know is inelastic collision में, not just perfectly inelastic, any inelastic collision में we have kinetic energy loss. Only elastic collision में kinetic energy remains same before and after the collision. ये प्रूव कर सकता है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, बट अपन याद रखेंगे, ठीक है। देखिए एक बहुत ही क्यूट रिजल्ट देखते हैं कोलिजन्स में, जब आइडेंटिकल मासेस होते हैं एंड यू हैव इलास्टिक कोलिजन। सो मास सेम है, लेट्स से वेलोसिटी u1 u2 है, ठीक है, एंड इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो आफ्टर कोलिजन सपोज मुझे इसका वेलोसिटीज निकालना है, तो ये तो मुझे पता है कैसे करेंगे। वी विल कंजर्व मोमेंटम एंड वी विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो आई विल कंजर्व मोमेंटम mu1 प्लस mu2 शुड बी इक्वल टू mv1 प्लस mv2, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन हो जाएगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू, ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वुड बी relative velocity v2 minus v1 because v2 will be greater than v1, initial relative velocity would be u1 minus u2। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा u1 minus u2 is v2 minus v1। तो ये दो इक्वेशन से अगर तुम सॉल्व करोगे फॉर v1 and v2, you will find that v1 is equal to u2 and v2 is equal to u1। इसका मतलब that the velocities get exchanged, ठीक है। ये सॉल्विंग तो खुद कर लोगे। So the result, final result that we have to remember is that the velocities get exchanged आफ्टर द कोलिजन। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर m के पास था वो अभी दूसरे जो ब्लॉक 1 के पास था वो अभी ब्लॉक 2 के पास आ जाएगा, और जो ब्लॉक 2 के पास था वो ब्लॉक 1 के पास आ जाएगा। ओके, दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिकल मासेस एंड इलास्टिक कोलिजन्स, बट इट्स अ नाइस रिजल्ट। अगर एग्जाम में को इस तरीके से क्वेश्चन है, यू कैन सेव अ कपल ऑफ मिनट्स। ऑलराइट, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन इन जेईई 2023 में आया था, व्हिच कंबाइंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पर एक बॉल है, पार्टिकल है, बॉल है, रिलीज कर दिया गया है एंड इट्स कम्स डाउन, स्मूथ सरफेस है पूरा, 20 सेंटीमीटर हाइट से, इट कम्स डाउन एंड स्ट्राइक्स क्यू इन अ हेड ऑन मैनर एंड कोलिजन का मतलब इलास्टिक। पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब मास दोनों का सेम है। तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्यू। तो सबसे पहले व्हाइल पी इज कमिंग डाउन, ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पी जस्ट बिफोर इट कोलाइड्स विद क्यू। तो स्पीड ऑफ पी निकालेंगे जस्ट बिफोर इट कोलाइड्स विद क्यू। तो वो कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे अपन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में करते हैं। सो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कितना हाइट है, 20 सेंटीमीटर। तो इनिशियली अगर ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो पी का, तो आई विल हैव सॉरी इनिशियली तो हाइट 20 सेंटीमीटर्स पर है, मैं ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर्स, राइट। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी पी का 0, बस बचेगा काइनेटिक एनर्जी। तो v स्क्वायर वुड बी 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4, v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ p जस्ट बिफोर कोलिजन। सो नाउ एनालाइज इट लाइक वी डू स्टैंडर्ड हेड ऑन कोलिजन। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब इसका कोलिजन करके मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह करके अपन लिख सकते हैं, बट वी नो द क्यूट मेथड, क्यूट ट्रिक, क्यूट रिजल्ट दैट identical masses, elastic collision, after collision velocities get exchanged. So therefore ये रेस्ट पर है इनिशियली, तो कोलिजन के बाद p रेस्ट पर आ जाएगा एंड इसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो velocities get exchanged, so q का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, that's your answer. Okay, so it can save a lot of time in that pressure situation in the exam. देख लो, let's look at a question that came in JEE 2022. तो अच्छा सा क्वेश्चन है that combines momentum conservation, the concept of collisions and vertical circular motion. तो यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक बॉब। तो एक बुलेट आता है
कुछ वेलोसिटी v से, इसका मास 75 ग्राम्स, इसका मास बॉब का मास 50 ग्राम, ठीक है, ये 2 मीटर लेंथ है स्ट्रिंग का, एंड आफ्टर कोलिजन बुलेट गोज थ्रू द बॉब एंड कम्स आउट विद स्पीड v/3. तो ऑब्वियसली बॉब का भी कुछ वेलोसिटी होगा, लेट्स कॉल इट v डैश. दैट बॉब जस्ट कंप्लीट्स द फुल सर्कल, तो फाइंड द वेलोसिटी v. ओके, तो सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, बॉब जस्ट कंप्लीट्स फुल सर्कल, यू हैव टू गो बैक टू योर चैप्टर ऑफ वर्क पावर एनर्जी एंड रिकॉग्नाइज कि इसका वेलोसिटी फुल सर्कल करने के लिए कितना होता है, √5gr. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सो दिस शुड बी इक्वल टू √5gr, मतलब रेडियस 2. ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. तो यहाँ पे वेलोसिटी मुझे 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. अब मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ आई कैन कंजर्व मोमेंटम. तो यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्व मैं क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स. जो स्ट्रिंग का टेंशन है एंड ग्रेविटी वो सब वर्टिकल. ठीक है, सो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करूँगा, इसका मास 75 ग्राम्स, 75 ग्राम इंटू वेलोसिटी v, ये तो रेस्ट पर है इनिशियली. फाइनली इसका मास 50 ग्राम इंटू वेलोसिटी 10 प्लस इसका मास 75 ग्राम बुलेट का इंटू वेलोसिटी v/3. मैंने सब ग्राम्स में लिखा है क्योंकि वो ग्राम सब जगह कट जाएगा. दैट इज ओके. ठीक है, अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, तो ये मेरे पास रहेगा 3v प्लस शुड बी इक्वल टू 20 प्लस v. तो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. चेक करो कैलकुलेशन सही किया मैंने. ऑलराइट, तो इस तरीके से इट्स अ नाइस क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड यू टू रिमेंबर द रिजल्ट फ्रॉम द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देख लो. अब बात करते हैं व्हेन कोलिजन अकर्स विद अ फिक्स्ड सरफेस. तो सपोज ऐसा एक वॉल है एंड इसका कुछ वेलोसिटी u है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है. ठीक है, तो कोलिजन के बाद बॉल का कुछ वेलोसिटी v हो जाएगा. ठीक है, so here we cannot conserve momentum. क्यों? क्योंकि there is something external force that is keeping the ball fixed. मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, बॉल प्लस वॉल. तो उस पूरे सिस्टम का मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वॉल फिक्स्ड है, मतलब there is something external keeping it fixed, right? But we can still write coefficient of restitution equation. क्या लिखूंगा, velocity of separation, relative velocity between ball and wall कितना है, v. इनिशियली कितना है बॉल और वॉल का relative velocity, बॉल स्टेशनरी है, u. So final velocity becomes e times initial velocity. Okay, so this is a very useful relation. Question इस तरीके से आता है कि जैसे बॉल को ड्रॉप कर दिया कोई हाइट एज से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो कितने हाइट तक रिबाउंड करेगा, कितने हाइट तक बाउंस बैक करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो जब वो उसको रेस्ट से रिलीज किया, ड्रॉप किया, तो जब वो कोलाइड करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh. ये कैसे पता मुझे, काइनेमेटिक्स. यू कैन राइट v square is equal to u square plus 2as. as मतलब gh, u तो 0 है इनिशियली, तो फाइनल वेलोसिटी √2gh. लेट मी कॉल दिस u जस्ट बिफोर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, e टाइम्स √2gh. ठीक है, ओके, यूजिंग दिस इक्वेशन. ऑलराइट, नाउ वो कितने हाइट तक जाएगा, मुझे पता है कि कोई वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, वो कितने हाइट तक जाएगा. I can say this is initial velocity, let's say v naught है velocity, height h dash है let's say, तो कितने हाइट तक जाएगा, वो फाइनल वेलोसिटी 0 है. तो I can write my third equation of motion which is 0 is equal to v naught square minus 2g h dash. तो h dash कितना हो जाएगा, v naught square by 2g. ये सब काइनेमेटिक्स है. ठीक है, तो वही चीज यूज करता हूँ यहाँ पे. कितने हाइट तक जाएगा, v naught मतलब ये चीज, तो e square into 2gh divided by 2g. ठीक है, so the height that it will go back up to would be e squared times the initial height. ठीक है, all right, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2023. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है as long as you know the result. कि एक बॉल को ड्रॉप कर दिया 20 मीटर्स से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, कितने हाइट तक रिबाउंड करेगा, वो अपने को रिजल्ट ऑलरेडी पता है, e square h. So 1/4 into 20, 5 meters. Alright, so this looks like a very straightforward question, but you should remember this formula. देख लो. अब आते हैं 2 dimensional collisions पे. कभी कभार इसको oblique collision भी बोला जाता है. तो इस केस में जैसे हमने हेड ऑन कोलिजन में क्या किया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे along the direction of collision. यहाँ पर
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम इन बोथ डायरेक्शंस, एक्स वाई डायरेक्शन। अगर एक्स वाई प्लेन में हो रहा है कोलिजन तो यू कैन कंजर्व मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। तो JEE 2019 में क्वेश्चन आया था, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each have initial velocity u I cap and u into I cap plus j cap by 2. They stick during the collision and find the energy lost due to the collision. ठीक है, so I will conserve momentum. See, if they stick, so finally both have the same velocity. So let's find that final velocity. तो initial momentum कितना है, दोनों का मास m है, तो initial momentum is mu I cap plus m into, तो मैं बेसिकली मैं पूरा वेक्टर फॉर्म में ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये पूरा मेरा इनिशियल मोमेंटम वेक्टर बन गया एंड फाइनली मेरा मास पूरे सिस्टम का 2m है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर। तो देखो v वेक्टर कितना हो जाएगा, u I cap प्लस u by 2, 3u by 2 I cap डिवाइड बाई 2, सो 3u by 4 I cap एंड j cap क्या है, u j cap by 2 डिवाइड बाई 2 प्लस u by 4 j cap। ठीक है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब एनर्जी निकालना है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड कैसे निकालते हैं अपन, कंपोनेंट्स एक्स वाई को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, करेक्ट। सो हाफ एम ये बन जाएगा यू स्क्वायर एंड ये क्या 1 by 2 आई कैप प्लस क्या, इसको ऐसे करा यू स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 1 plus 1 2, so mu square by 4, तो ये बन जाएगा 3 mu square by 4। ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना वेलोसिटी है, 3u by 4 एंड u by 4। सो हाफ मास अभी कितना है 2m, वो मत भूलना, इनटू इसका स्क्वायर करना है, तो u by 4 तो कॉमन है तो उसका स्क्वायर u square by 16 हो जाएगा एंड 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 2 कट गया, 10 u स्क्वायर बाय 16 मतलब 5 u स्क्वायर बाय 8 m। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया, इनिशियल कितना था 3 mu स्क्वायर बाय 4 माइनस फाइनली 5 mu स्क्वायर बाय 8, तो ये बन जाएगा mu स्क्वायर बाय 8। तो ऐसे अपन लॉस निकालेंगे, ठीक है। बेसिकली यू कैन जस्ट कंजर्व मोमेंटम इन बोथ डायरेक्शंस, और आई जस्ट डिड इट डायरेक्टली इन वेक्टर फॉर्म। देख लो, let's look at a question that came in JEE 2020. A particle of mass m with initial velocity u I cap collides perfectly elastically. Perfectly elastically मतलब elastically, ठीक है। कभी कभार ऐसी लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं perfectly elastically, मतलब कुछ नहीं, elastic with mass 3m at rest. Then m moves with velocity v j cap after collision, find v. तो अगेन ये एक 2 dimensional collision है, तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेता हूँ। सो लेट से कि लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ 3m कुछ v डैश बोलता हूँ वेक्टर, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है एम यू आई कैप, फाइनली मास m का मोमेंटम कितना है एम वी जे कैप, और इसका कुछ 3m v डैश वेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास v डैश वेक्टर कितना आ जाएगा, u आई कैप माइनस वी जे कैप डिवाइडेड बाय 3। ऑलराइट, मुझे v निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, ऑप्शंस में इन टर्म्स ऑफ u था। अब इलास्टिकली बोला हुआ ना, इलास्टिक में मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली सेम रहता है। सो लेट्स यूज दैट इंफॉर्मेशन कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। फाइनली 3m का कितना काइनेटिक एनर्जी, सॉरी m का कितना फाइनली काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v डैश ये 3m का हाफ इंटू मास इंटू इसका स्क्वायर करना है, मुझे स्पीड निकालना है, तो 3 मतलब 1/9 हो जाएगा और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 9, राइट। तो ये 3 कट गया, हाफ 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 तो सब जगह कट गया, तो देखो क्या बचेगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 3। सो 3u स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, और लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे, 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। So v square is equal to u square by 2, तो मतलब v is equal to u by root 2, and this is your final answer, ठीक है। तो it was a good question that involved kinetic energy का equating initially and finally and momentum conservation, ये सब 2D में देखें।
Let's look at a question that came in JEE 2020. A particle A of mass m1 moving with velocity root 3 I cap plus j cap meter per second collides with another particle B of mass m2 at rest. v1 v2 velocities after collision है, mass का relation दिया m1 is equal to m2, v1 भी दिया गया है, find the angle between v1 and v2. So it's a nice question. तो क्या करेंगे अपन? Momentum conservation कर लेंगे. So m1 is 2m2, तो m1 into velocity root 3 I cap plus j cap. ये तो रेस्ट पर है पार्टिकल बी. फाइनली m1 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है m2 इंटू कुछ v वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है, v2. ऑलराइट, सो m1 इज इक्वल टू 2m2 है ना, तो 2m2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो m2 एंड m2 कट गया, तो v2 का वैल्यू देखो कितना बन रहा है 2 रूट 3 माइनस I cap and ये 2 j cap and 2 root 3, so plus 2 times 1 minus root 3 j cap, I cap minus j cap, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. ये मेरा फाइनल वेलोसिटी बन गया. अब क्या बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन v1 एंड v2. तो एंगल बिटवीन v1 एंड v2 कैसे करेंगे अपन? फॉर दिस यू विल हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट. v1 dot v2 is equal to v1 v2 cos theta. Theta is the angle between. So cos theta is equal to, तो v1 dot v2 कैसे आ जाएगा? I cap 1 into 1 plus root 3 into minus 1. So 1 minus root 3. ठीक है? 1 into 1 and root 3 into minus 1. ठीक है? यहाँ पर this term doesn't matter, right? क्योंकि the angle between this vector and I cap minus j cap is the same as the angle between this vector and if you multiply any constant, इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाला, तो इसको मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरी चीज को इग्नोर ही कर रहा हूँ. डिवाइडेड बाय v1 v2, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, ठीक है. तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2. अब ये थोड़ा सा होपफुली तुमने मैथ्स के ट्रिको में पढ़ा होगा कि साइन 15 डिग्री इज रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2. सो दिस कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू माइनस साइन 15. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 प्लस 15, राइट. सो मेरे बेसिकली थीटा बिकम्स 105 डिग्रीज. ओके, देख लो. अब एक एक्सप्लोजन पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं. सो एक्सप्लोजन में कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन ही करना है. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. JEE 2022 में आया था, बॉडी ऑफ मास m explodes into 3 pieces in the ratio of masses 1:1:2. 2 smaller pieces fly perpendicular to each other with speed 30 meter per second and 40 meter per second. Speed of the third piece is what? ठीक है, तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन में we have to assume that the mass m is at rest initially. कुछ बोला नहीं गया तो we have to assume that. And then it explodes. Alright, तो लेट्स से ये x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है. तो एक मास 1:1:2, तो एक का मास मैं कुछ स्मॉल m बोलता हूँ, दूसरे का भी स्मॉल m और तीसरे का 2m, करेक्ट, क्योंकि रेशियो 1:1:2 बोला हुआ. राइट, टोटल मास ऑब्वियसली कैपिटल M होगा. तो ये x डायरेक्शन में रहता है कितने स्पीड से 30, ये y डायरेक्शन में रहता है कितने स्पीड से 40. x y कोई भी डायरेक्शन में ले लो, बेसिकली मैंने परपेंडिकुलर बोला ना, तो एक को x एक को y. तो तीसरे 2m, जो 2m पीस है उसका कितना हो जाएगा वेलोसिटी. मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, तो इनिशियली मोमेंटम रेस्ट पर 0 है. फाइनली इसका कितना है m इंटू 30 आई कैप, इसका m इंटू 40 जे कैप प्लस 2m v वेक्टर. v इस इसका वेलोसिटी जो अपने को पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी -15 आई कैप माइनस 20 जे कैप. सही लिखा हूँ, देखो. और इसका स्पीड, तो स्पीड कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, करेक्ट. तो इसमें तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 बाहर आ जाएगा, रूट क्या बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो तो मुझे पता है 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देख लो. लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स. तो इम्पल्स क्या होता है, उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं. J इज डिफाइंड एज इंटीग्रल f dt. सो द इंटीग्रल ऑफ एनी फोर्स, उसका इम्पल्स अपन डिफाइन कर सकते हैं एज द इंटीग्रल ऑफ द फोर्स ओवर सम टाइम पीरियड. ठीक है, ओवर सम टाइम इंटरवल.
नाउ इसका यूज़ क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है उस पर अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स इज आई नो dp by dt of the system. So dp is equal to f net into dt. तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं ये मेरा क्या बन जाएगा इम्पल्स और ये मेरा क्या बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम. सो आई कैन राइट इम्पल्स इज इक्वल टू द नेट इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. और ये नेट जो है वो एक्चुअली ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस विल अफेक्ट द momentum of the system, right? So only external impulse will be equal to change in momentum of the system. So this is called impulse momentum theorem. All right. ये जो impulse है कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ दिया जाता है फोर्स वर्सेस टाइम. तो फोर्स वर्सेस टाइम का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स, क्योंकि एरिया मतलब क्या है इंटीग्रल एफ डी टी. सो फ्रॉम T1 to T2 द इम्पल्स विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व. ओके देख लो. Let's look at a simple question that came in JEE 2022. A batsman hits back a ball of mass 0.4 kg straight back without changing its initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या कि एक बॉल 15 मीटर पर सेकेंड से आया और बैट्समैन ने हिट किया उसको तो वापस वो 15 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया स्ट्रेट बैक. ठीक है. सो इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज हाउ मच. सिंपल है. इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. देखा हमने. तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या अपने को वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है. तो अगर सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव ले लूँ सो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.4 मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी विच इज -15 बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव लिया तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा. तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो अपने को मैग्नीट्यूड ही आंसर देना. तो कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो डजंट मैटर. एनीवे ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.4 मतलब 6 + 6 12 एंड यूनिट्स क्या होगा फोर्स इंटू टाइम. इस इम्पल्स का यूनिट क्या फोर्स इंटू टाइम ना न्यूटन सेकेंड. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. अ बॉडी ऑफ मास 100 grams is dropped from a height of 10 meters. ठीक है. After hitting the body rebounds to 5 meters. Find the impulse imparted by the ground. तो बेसिकली ड्यूरिंग द कोलिजन आई नीड टू फिगर आउट कि कितना वेलोसिटी से वो स्ट्राइक किया और कितने वेलोसिटी से रिबाउंड किया. तो मेरा जो इम्पल्स हो जाएगा वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले लूँ तो mv माइनस ऑफ माइनस mu फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. u and v आर जस्ट वेलोसिटी इनिशियली एंड फाइनली जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. तो ये बन जाएगा m इंटू वी प्लस यू. ठीक है. अब u का वेलोसिटी u का वैल्यू कितना हो जाएगा हाइट h से ड्रॉप करो तो √2gh राइट एंड v का हो जाएगा सिमिलरली √2gh/2. ये तो अपना काइनेमेटिक्स है. तो कितना बन जाएगा ये m इंटू वी इज √gh. सो √gh इंटू 1 + √2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं. u इज √2gh ना मैंने तो √gh कॉमन लिया. अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. सो मास का वैल्यू कितना हो गया मास का वैल्यू कितना है 100 ग्राम मतलब 1/10. g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है एंड हाइट का वैल्यू 10 दिया हुआ है. ठीक है. ऑल राइट इंटू 1 + √2. अब ऑप्शंस में से अपने को जो सिलेक्ट करना है यार ऑप्शंस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके क्लोजेस्ट आंसर निकाल सकती हूँ. यू डोंट हैव टू डू द एक्चुअल कैलकुलेशन. तो g को मैं 10 ले लूँगा चलेगा क्या. तो 10 × 10 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 10 10 कट गया बचेगा 1 + √2. तो 1 + √2 इज अराउंड 1 + 1.4 तो अराउंड 2.4. क्लोजेस्ट आंसर इज दिस. ओके. तो ऐसे क्वेश्चन जेई में आए इसलिए मैंने स्पेसिफिकली चूज किया. तो आई वांटेड टू शो यू हाउ टू डू द कैलकुलेशंस आल्सो फास्ट. उन्होंने 9.8 दिया है बट अपन ऑप्शंस अपन चुपचाप 10 लिख के कैलकुलेट करके क्लोजेस्ट आंसर टिक कर लेना. यहाँ पर वन थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट इज दैट पूछा गया इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ग्राउंड. नाउ आई टोल्ड यू दैट द नेट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम राइट. नाउ हियर ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग है कि नहीं. ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग. सो व्हाट हैपेंस इज कि during collisions or even explosions which happen very fast almost instantaneously gravity spring इनका impulse is negligible because बहुत ही short contact time रहता है. बहुत ही time of contact is very very short. तो उसमें gravity वगैरह generally जो daily life में collisions वगैरह होते हैं अपने syllabus में basically जो होते हैं
ग्रेविटी, स्प्रिंग, उनका सब इम्पल्स अपन निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो भी इम्पल्स आ रहा है यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड के नॉर्मल फोर्स से आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, देखो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। 100 balls of mass m strike the wall normally। तो ऐसे बहुत सारे बॉल स्ट्राइक कर रहे हैं मास m, they strike the wall normally with speed v and reflect back with the same speed। तो फोर्स exerted by the ball on the wall। so कितना इम्पल्स लगाएगा, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बाय द बॉल ऑन द बॉल कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो एक बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, mv ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम वुड बी 2mv into 100, but this should be equal to force into time। so force should be equal to 2mv or 200 mv। यहाँ पे आप अज्यूम करें कि फोर्स कांस्टेंट है, या यू कैन से दिस द एवरेज फोर्स, इसलिए मैंने डायरेक्ट फोर्स इनटू टाइम कर दिया, ठीक है। Let's look at a question that came in JEE 2023। An average force of 125 Newton is applied to a gun firing bullets of mass 10 gram at speed 250 meter per second to keep it fixed। Number of bullets per second कितना हुआ। यहाँ पे जो एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट है, the average force is defined as its impulse divided by the time taken। ये डेफिनेशन है एवरेज फोर्स का, ठीक है। कितना इम्पल्स वो लगाता है डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या बोला गया कि एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड। सो इन 1 सेकेंड कितने बुलेट्स फायर कर रहे हैं। तो ये जो गन है उसमें से कितना मोमेंटम निकल रहा है पर सेकेंड, दैट इज द इम्पल्स, करेक्ट। क्योंकि इनिशियली बुलेट्स रेस्ट पर है एंड अपने हैंड से हमने पकड़ के रखा है गन को, तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हम जितना इम्पल्स लगा रहे हैं रादर दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब गन तो स्टेशनरी है, तो मोमेंटम किसके पास जा रहा है, बुलेट्स के पास जा रहा है। तो बुलेट का कितना मोमेंटम आ रहा है, 10 ग्राम इंटू 250 इंटू n विच इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। तो दिस इज मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में इतना मोमेंटम आ रहा है, तो एक सेकेंड में इतना इम्पल्स है, डिवाइड बाय 1 सेकेंड करूंगा तो मेरा एवरेज फोर्स आ जाएगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स इज 125 बोला गया एंड 10 ग्राम मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 10/1000 किलोग्राम। तो n का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो 1000/20 तो 50 बुलेट्स पर सेकेंड, ठीक है। लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन दैट कंबाइंस वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। तो ये 2017 में आया था। फोर्स इक्वल टू 60 न्यूटन्स एक्ट्स, सब ऐसा यूनिट्स में, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 1 सेकंड। तो सबसे पहले तो मैं इम्पल्स लिख सकता हूँ इसका इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कर सकता हूँ पार्टिकल का। तो इम्पल्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रल f dt। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली तो रेस्ट पर है, तो f का वैल्यू कितना दिया 60 dt। कितने टाइम में पूछा गया, 1 सेकेंड। और mv मास 1 kg, तो v का वैल्यू हो जाएगा 60^2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1, मतलब ये 3 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन बाय फोर्स पूछा हुआ है, तो वो तो मेरे पास डायरेक्टली मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम विल टेल मी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, तो 4.5 जूल्स, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में जब टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया जाता है, फर्स्ट यूज द इम्पल्स टू गेट द मोमेंटम एंड दस द फाइनल वेलोसिटी और द चेंज इन वेलोसिटी, एंड देन यू कैन यूज दैट टू गेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट दैट विल गिव यू द टोटल वर्क डन, ठीक है। Let's look at a question that came in JEE 2024। A body of mass 2 kg moves under action of force, ये time dependent force दिया गया है, power delivered by the force at time t। So once again we can use impulse momentum theorem to get the velocity, क्योंकि मुझे power के लिए velocity चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल f dt should be equal to change in momentum। So initially rest पर है body, तो इंटीग्रेट करते हैं 60 i cap plus 60 square j cap। So 60 i cap मतलब 60 dt i cap प्लस 60 स्क्वायर dt j cap, 0 से t, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियली रेस्ट पर है तो मास 2 kg दिया गया, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो कितना आ जाएगा, 60^2 मतलब 3t स्क्वायर बन जाएगा i cap प्लस 60^3 मतलब वो 2t³ बन जाएगा j cap डिवाइड बाय ये वाला 2, ठीक है। तो ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर बन गया, ऑलराइट। एंड मुझे अभी क्या चाहिए, आई वांट पावर। तो पावर क्या होता है,
एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट लेना है 60 इंटू 3t स्क्वायर, 60 इंटू 3t स्क्वायर बाय 2, तो वो बन जाएगा 9t क्यूब, राइट, एंड 6t स्क्वायर इंटू 2t क्यूब बाय 2, तो वो बन जाएगा 6t रेज टू 5, तो ये मेरा पावर बन जाएगा, ठीक है। देख लो, लेट्स लुक एट वेरिएबल मास सिस्टम्स। तो क्या होता है कि जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट या मोस्ट कॉमन इज रॉकेट प्रोपल्शन, जहाँ पे मास भी वेरी कर रहा है सिस्टम का। तो सपोज मेरे पास एक रॉकेट है, ठीक है, एंड इट इज लेटिंग आउट फ्यूल हियर, फ्यूल इज इजेक्टेड, ऐसा आएगा at rate of let's say dm by dt, ठीक है। dm by dt ऐसे ही 10, मैं या तो लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे, म्यू किलोग्राम्स पर सेकेंड, ठीक है। सो म्यू किलोग्राम्स पर सेकेंड फ्यूल इज इजेक्टेड, तो कितना इस पे फोर्स लगेगा विथ लेट्स से विथ स्पीड सम u relative, so relative to the rocket they will give you the speed, okay। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्व करना होता है, कि जितने रेट पे फ्यूल निकल रहा है उसका मोमेंटम अपन निकाल सकते हैं, उतना मोमेंटम एंड रॉकेट का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, सो इंस्टेड आई विल गिव यू द डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जेईई मेंस। सो द thrust force exerted by the fuel on the rocket is equal to u relative into mu, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस स्पीड इज रिलेटिव टू द रॉकेट, ओके। तो क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि रॉकेट का मास दे दिया गया एंड u रिलेटिव से निकल रहा है, तो बोलेंगे फाइंड द रेट एट विच द फ्यूल शुड बी इजेक्टेड टू लॉन्च द रॉकेट। तो क्या होना चाहिए, जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा फ्यूल के कारण, जो थ्रस्ट फोर्स फ्यूल के कारण लगेगा, दैट शुड बी एबल टू ओवरकम द ग्रेविटी, तो ही लॉन्च होएगा ना ग्राउंड से। सो बेसिकली म्यू इंटू यू रिलेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जस्ट ग्रेटर देन mg, so mu should be greater than mg by u relative, so this will be the minimum value of minimum rate at which mass of the fuel should be ejected, ठीक है। देख लो, तो जो रॉकेट प्रोपल्शन वाला सिस्टम है दैट वाज अ मास लूजिंग सिस्टम, उससे मास निकल रहा था। एक अगर एक मास गेनिंग सिस्टम की बात करें, सपोज मेरे पास एक कार्ट, ठीक है, वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है एंड ऊपर से बारिश हो रहा है, लेट्स से रेन फॉल्स एट म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो एट सम इंस्टेंट इसका मास m है, तो देखना आस्क यू फाइंड द डीसेलरेशन ऑफ द कार्ट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो थ्रस्ट फोर्स हमने निकाला था दैट वाज इंक्रीजिंग द ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, बट द सेम फॉर्मूला इज वैलिड इवन हियर, इवन इन मास लूजिंग सिस्टम्स, u रिलेटिव इनटू द रेट एट व्हिच द मास इज चेंजिंग। पर यहाँ पर डीसेलरेट होगा, क्यों डीसेलरेट होगा, बिकॉज यहाँ पर जस्ट इमेजिन कोई रेन गिरता है, इतना पानी गिरता है, ठीक है, तो इनिशियली तो इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है नहीं, ठीक है, बट रेन के पास कुछ है नहीं, बट फाइनली इट विल हैव सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिकॉज वो कार्ट के साथ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब कार्ट ने इस रेन पे राइट साइड में फोर्स लगाया, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से रेन ने कार्ट पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया, तो वो फोर्स अभी उसको अपन रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, बट द फॉर्मूला इज द सेम एज अ थ्रस्ट फोर्स, म्यू इनटू यू रिलेटिव। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल ना, तो वी आर ओनली डीलिंग विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। सो कितना रिलेटिव वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई इंस्टेंट वेलोसिटी v है, कार्ट का मास m है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी कितना है रिलेटिव टू द कार्ट, v ही है, बिकॉज इसका तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ है नहीं ग्राउंड फ्रेम में, तो 0 माइनस v इज माइनस v, मैग्नीट्यूड कितना है v, so therefore the reaction force would be mu into v, ठीक है, and therefore the deceleration would be mu v by the mass of the cart, all right। यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो टाइम t में पानी भर जाएगा, कितना पानी भरेगा पर सेकेंड, म्यू किलोग्राम गिर रहा है, तो टाइम t में कितना पानी गिरेगा म्यू t, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस म्यू t, एंड देन आई कैन कंजर्व मोमेंटम, इसका वेलोसिटी कुछ भी बोलता हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ बिकॉज हॉरिजॉन्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, स्मूथ है, आई शुड से कि दिस इज स्मूथ,
So horizontal कोई external force नहीं है, so I can conserve momentum. mv naught should be equal to m plus mu t into v. तो v का वैल्यू आ जाएगा. तो ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, देखिए. Let's look at a question that came in JEE 2020. A spaceship sweeps dust. जैसे spaceship travel कर रहा है, वो dust gather कर रहा है. ठीक है, dust मतलब whatever dust is in the space. तो dust को अपन stationary मानेंगे. And it is gathering dust. तो उसका mass is increasing at a rate of bv squared, where v is the velocity. V is the instantaneous velocity of the spaceship. तो अभी एक कुछ variable rate पे mass increase हो. Find the acceleration of the spaceship and options दिया गया था. ठीक है, so acceleration क्या होगा? Basically deceleration होगा. कितना होगा? ये जो thrust जो reaction force लगेगा, वो कितना होता है? Mu, which is the rate at which the mass is changing, into the relative velocity. स्पेसशिप और डस्ट के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी v ही है, डिवाइडेड बाय द मास. करेक्ट. तो म्यू का वैल्यू क्या दिया? bv स्क्वायर्ड. सो bv क्यूब बाय m. दिस विल बी एक्सेलरेशन. ठीक है, और ऑप्शंस में नेगेटिव साइन दिया था, सो नेगेटिव बेसिकली डिनोट्स की डीसेलरेट हो रहा है, बिकॉज थ्रस्ट फोर्स सी इसका वेलोसिटी कम होगा, बिकॉज इसका मास बढ़ रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कम होगा, मतलब वो डीसेलरेट कर. ठीक है, सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस bv क्यूब बाय m. ठीक है, देख लो. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने पूरा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर कवर कर लिया है, स्टार्ट टू एंड. बेसिक्स से लेके PYQs तक हम गए हैं. वी हैव कवर्ड, सारा थियरी कर लिया है, सारे PYQs, इतने सारे PYQs कर लिए हैं. Now it's up to you to do the rest of the PYQs on your own and get that practice that you need for your JEE Mains 2025. Just do the last few years के PYQs. वैसे जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट टाइम मैनेज कर लेना अकॉर्डिंग टू वॉट योर स्टेटस इज इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. फिजिक्स के लिए तो मैं कवर कर लूँगा तुम्हारा पूरा JEE मेंस के लिए. So just keep working hard, do the PYQs on your own, and most importantly, please share this video. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये सारे one shots बनाने में. So keep sharing these videos, so I will get the feedback that yes, people are indeed using these one shots for their JEE Mains preparation. Alright, that's it for today. I will see you next time in rotation, and I will see you at the top. Let's go.